गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 4 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स देखेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। और इससे पहले भी आपको अगस्त और सितंबर का करेंट अफेयर सीरीज मिल चुका है, आप सभी उसको देखिए और अपना करेंट की तैयारी बेहतर करें। इसके अलावा आपको इस चैनल पे स्टैटिक्स जीके का स्पेशल क्लास चल रहा है, आप सभी उसको भी देखें। अभी तक 9 वीडियो स्टैटिक्स जीके का इस यूट्यूब चैनल पे गया है, आप सभी उसको देखें। वो सब आपका सीरीज से है, आप सीरीज से देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, अपने बेस को मजबूत करें। और इसके अलावा डेली करेंट अफेयर सीरीज आपको इस चैनल पे मिल रहा है, आप सभी उसको देखें और अपना तैयारी बेहतर करें। क्योंकि जो भी परीक्षा है उसमें आपको अगर परीक्षा में सफल होना है तो आपको बेहतर तैयारी की आवश्यकता है। तो आप अपने तैयारी को बेहतर करें इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप आइए और इस चैनल पे अपने करेंट बेहतर करें, अपने स्टैटिक्स जीके बेहतर करें और अपना परीक्षा को बेहतर बनाएं और आपका सफलता निश्चित हो। इसलिए आप सभी इस क्लास को फॉलो करें और इसके साथ साथ क्लास को शेयर भी करें। और आइए इसी के साथ आज हम लोग देखेंगे क्या है हमारे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो आपको करेंट के अलावा इसमें आपको बेसिक जानकारियां मिलेगी, आप सभी उसको भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो पहला है 1 नंबर क्वेश्चन कि वर्ल्ड एनिमल डे यानी कि विश्व जानवर दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व जानवर दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इससे पहले आपको अगस्त के वीडियो में हम बताए थे कि 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। आपका विश्व कुत्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 अगस्त को मनाया जाता है। ये सब हम लोग जो है वो करेंट सीरीज जो भी चल रहा है उसमें हम बता रहे हैं, आप सभी इसको देखते जाएं, आपका जो भी दिवस है वो सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं बार बार कि इस करेंट क्लास में आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा, आपको बेसिक जानकारियां मिलेगी। इसलिए आप सभी इसको देखें और समझें। तो इस तरह से आपका वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है पशु कल्याण मानकों में सुधार करना, यानी कि पशु के कल्याण के मानक में जो भी कुछ अभी गड़बड़ है उसको सुधार करना और व्यक्तियों तथा संगठनों का समर्थन प्राप्त करना। यानी कि एनिमल डे का मुख्य उद्देश्य यही है कि पशु कल्याण मानक में सुधार करना और व्यक्तियों तथा संगठनों का समर्थन करना। इसका थीम 2021 का है कि फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट। ध्यान रखिएगा, ये 2021 का थीम है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि जानवरों के महान संरक्षक कौन थे। तो असीसी कैसेंट फ्रांसीसी थे। ये जानवर के महान संरक्षक थे असीसी कैसेंट फ्रांसिस। इन्हीं के जन्म दिवस पे ध्यान रखिएगा, इन्हीं के जन्मदिन पर जो है वो 4 अक्टूबर को आपका विश्व जानवर दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर, तो असीसी कैसेंट फ्रांसीसी के जन्म दिवस पर यह दिवस का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका जानवरों के महान संरक्षक थे। कह रहा है कि पहली बार इसका आयोजन यानी कि विश्व जानवर दिवस का पहली बार आयोजन हेनरिक जिम्मरमैन ने जर्मनी के बर्लिन में 24 मार्च 1925 को किया था। यानी कि पहली बार वर्ल्ड एनिमल डे का आयोजन कब हुआ था, तो 24 मार्च 1925 को हुआ था। कहां पर, तो जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। किसने किया था, तो हेनरिक जिम्मरमैन ने किया था। ध्यान रखिएगा, जबकि ये मनाना कब से शुरू हुआ, तो मनाना आपका 4 अक्टूबर
1929 से शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। यानी कि 4 अक्टूबर 1929 से आपका वर्ल्ड एनिमल डे मनाना शुरू हुआ। पहली बार इसका आयोजन 24 मार्च 1925 को जर्मनी के बर्लिन में किया गया था, जो हेनरिक जिमरमैन के द्वारा किया गया था। अगर देखा जाए तो किसके जन्मदिन पर इसका आयोजन किया जाता है, तो असिसी के सेंट फ्रांसिस के जन्म दिवस पर इसका आयोजन किया जाता है। इस बार का थीम है, मुख्य उद्देश्य है, कब मनाया जाता है, 4 अक्टूबर। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के दृष्टि से प्रश्न। अगला है कि पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी। यानी कि पिंक बॉल टेस्ट में, यानी कि अभी देख रहे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी जो है वो महिला क्रिकेट चल रहा था, तो उसी टेस्ट में पिंक बॉल से शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है आपका स्मृति मंधाना। ध्यान रखिएगा, स्मृति मंधाना आपकी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी जिन्होंने पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाया है। अगर देखा जाए तो पिंक बॉल से शतक लगाने वाले पहले भारतीय अगर पूछ दे तो कौन होगा, तो इसका ध्यान रखिएगा कि पहला भारतीय की अगर जिक्र करें तो इसका आपका आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली के द्वारा 2019 में ही आप देखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच ईडन गार्डन में जो मैच हुआ था, उसी में विराट कोहली के द्वारा जो है वो शतक लगाया गया था पिंक बॉल से। तो पहला भारतीय दे तो विराट कोहली, या पहला भारतीय पुरुष दे तो विराट कोहली, और अगर पहला भारतीय महिला दे तो स्मृति मंधाना। ध्यान रखिएगा, अभी जो है वो काफी चर्चा में ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण कि मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास, मित्र शक्ति किसके बीच होता है। आपको पहले वाला भी वीडियो में हम दे चुके हैं, कुछ युद्धाभ्यास जो कुछ देशों के साथ होता है, तो इसी तरह से मित्र शक्ति का आयोजन किसके बीच होता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच। ध्यान रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन शुरू हुआ है। ये कैमा संस्करण है, तो 8वां संस्करण आपका 4 अक्टूबर से ही शुरू हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये 8वां संस्करण है मित्र शक्ति का, और इसका आयोजन आपका श्रीलंका में ही हो रहा है। ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन श्रीलंका में, भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नमामि गंगे, नाम तो आप लोग सुने होंगे, नमामि गंगे का शुभारंभ। नमामि गंगे जब केंद्र में मोदी सरकार आई थी 2014 में, उसी समय तत्काल जो है देखे थे कि नमामि गंगे मंत्रालय का गठन किया गया था। पहली बार जो है वो नमामि गंगे मंत्रालय बना था, और इस तरह से जो है उसका मंत्री बनाया गया था, आप लोग देखे थे। तो इसी तरह से जो है वो नमामि गंगे का शुभंकर घोषित किया गया था। किसको, तो ये चाचा चौधरी बने हैं। ध्यान रखिएगा, चाचा चौधरी जो आपका जो है वो कॉमेडी करते हैं, तो चाचा चौधरी को नमामि गंगे का शुभंकर घोषित किया गया। चाचा चौधरी को, जबकि अगर पूछ लिया जाए कि नमामि गंगे के पहला जो मंत्रालय मोदी सरकार के द्वारा गठन किया गया था, तो पहला मंत्री कौन बने थे, तो आप देखे थे कि उमा भारती उस समय पहली मंत्री बनी थी नमामि गंगे का। तो इस तरह से एक मंत्रालय ही नमामि गंगे, जो कि गंगा के स्वच्छ रखने के लिए इसका गठन किया गया था। कब किया गया था, तो 2014 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, और इसका शुभंकर घोषित किया गया है चाचा चौधरी को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर, यानी कि भारत सरकार का मुख्य हाइड्रोग्राफर किसे बनाया गया, तो वाइस एडमिरल अधीर अरोरा को भारत सरकार का मुख्य हाइड्रोग्राफर नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना की शुरुआत किसने किया। ओडीओपी योजना, एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी की शुरुआत किसने किया, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि हर जिला का एक प्रोडक्ट होगा। यानी कि अभी उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं, तो
तो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो हर जिला का एक प्रोडक्ट होगा जिससे इस जिले की पहचान बनेगी, यानी कि हर जिला का एक अलग पहचान होगी, हर जिला के एक अलग प्रोडक्ट होगी और उस जिला का जो है वो ही पहचान होगा। तो इसलिए ODOP योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कंगना रनौत को। आप लोग पहचानते ही होंगे कंगना रनौत को, तो कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ODOP योजना के संबंध उत्तर प्रदेश सरकार से इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो कंगना रनौत को नियुक्त किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हर जिले का एक प्रोडक्ट होगा और वही उस जिला की पहचान होगी, ध्यान रखिएगा। अगला है, काफी चर्चा में ये प्रश्न है, प्रियंका टिब्रेवाल। प्रियंका टिब्रेवाल, ठीक है, तो प्रियंका चोपड़ा नहीं है। अब जो है कंगना रनौत के बाद हम प्रियंका चोपड़ा की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रियंका टिब्रेवाल है जो कि एक्टर नहीं, ये पॉलिटिशियन है, ठीक है। आपको कंगना रनौत एक्टर थी, प्रियंका चोपड़ा एक्टर है, लेकिन प्रियंका टिब्रेवाल जो है वो आपका पॉलिटिशियन है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये प्रियंका टिब्रेवाल आपको जो है वो पश्चिम बंगाल में देखें कि अभी उपचुनाव हुआ था, उसी में ममता बनर्जी जो है वो अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसे हराया, ये चुनाव में हारी और ये जीती है, ध्यान रखिएगा। ये है आपका बीजेपी से और ये है आपका TMC तृणमूल कांग्रेस से, ध्यान रखिएगा। कौन से सीट पर उपचुनाव हुआ था, तो ध्यान रखिएगा भवानीपुर, काफी चर्चा में रहा, काफी दंगा हुआ था। तो भवानीपुर सीट से अभी ममता बनर्जी विधायक बनी है, MLA बनी। तो भवानीपुर सीट पे जो है वो उपचुनाव हुआ जिसमें प्रियंका टिब्रेवाल चुनाव हारी है और ममता बनर्जी TMC का चुनाव जीती है। इससे पहले आप देखे थे कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ था उसमें ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी, तो नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी जो थे वो बीजेपी के चुनाव जीते थे और ममता बनर्जी चुनाव हारी थी, लेकिन फिर से जो है वो मुख्यमंत्री बनी थी। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीना के लिए मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे सदन का सदस्य बनना अनिवार्य हो जाता है। तो इस तरह से उस समय ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 6 माह के अंदर भवानीपुर सीट को रिक्त करवा कर वहां पे चुनाव लड़ी और इस तरह से जो है वहां पे आपका फिर से ममता बनर्जी चुनाव जीती और इनकी सदस्यता रह गई और ये अब मुख्यमंत्री रह जाएगी। तो इस तरह से प्रियंका टिब्रेवाल और ममता बनर्जी समझ गए, ये चुनाव हारी, वो जीती, TMC के थे और ये आपका बीजेपी के किस सीट पे चुनाव हुआ, तो भवानीपुर से। ध्यान रखिएगा कि भवानीपुर से ममता बनर्जी अभी विधायक हैं और नंदीग्राम से हारी थी, वहां से अभी MLA शुभेंदु अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें हम बेसिक जानकारियां भी आपको देंगे। कहते हैं बार बार कि इसमें जो है करेंट के अलावा आपको बेसिक जानकारियां मिलेगा, इसलिए आप सभी इस चैनल को फॉलो करें। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया किसने, तो पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, ध्यान रखिएगा पर्यावरण मंत्रालय। कौन है इसके मंत्री, तो भूपेंद्र सिंह है, भूपेंद्र यादव इसके मंत्री हैं। यानी कि वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। इसके मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव। कह रहा है कि आर्द्र भूमि के डाटा को एकत्रीकरण, यानी कि जो भी आर्द्र भूमि वेटलैंड से संबंधित जानकारियां है, डाटा है, उसको एक जगह एकत्रित किया जाएगा इसके तहत, इस पोर्टल पे। तो वेटलैंड ऑफ इंडिया किसके द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय, भूपेंद्र यादव। कह रहे हैं कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम क्या था, तो वेटलैंड एंड वाटर है, वेटलैंड एंड वाटर, ध्यान रखिएगा वेटलैंड एंड वाटर इसका इस बार का थीम था आर्द्र भूमि दिवस का। भारत में कुल रामसर सूची कितनी है, अभी हम पिछला ही वीडियो में देखे थे सितंबर या अगस्त वाला में कि 4 जो है रामसर सूची को अभी हाल ही में शामिल किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 4 रामसर सूची में भारतीय स्थल को शामिल किया गया था, जिसमें थाल था, बंदावल था, भिंडवास था और सुल्तानपुर था। ये दोनों जो है वो आपका गुजरात के थे, गुजरात, और ये दोनों आपका कहां के थे,
तो ये हरियाणा, ध्यान रखिएगा हरियाणा के, यानी कि 4 स्थल को अभी हाल ही में शामिल किया गया रामसर सूची में। तो इस तरह से पहले 42 थे, लेकिन अब वर्तमान में रामसर सूची में भारत के कितने स्थल शामिल हैं? तो 46 स्थल शामिल है। ध्यान रखिएगा, आने वाला परीक्षा में निश्चित प्रश्न पूछना ही पूछना है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि भारत में कुल रामसर सूची अभी 46 है और 4 अभी हाल ही में जोड़ा गया, जिसमें थाल और बंदावल को गुजरात और भिंडवास और सुल्तानपुर हरियाणा के 2 स्थल हैं जिसको शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे। रामसर सम्मेलन, रामसर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था, ये रामसर में ही। रामसर आपका कहां पर स्थित है? तो रामसर आपका ईरान में स्थित है, ठीक है। और यहीं पर 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था, जिसमें आर्द्र भूमि को जो है वो आपका संरक्षित करने के लिए घोषित करेगा रामसर सूची। तो इस तरह से 1971 में जो है इसका सम्मेलन हुआ था। भारत कब शामिल हुआ था? ये सम्मेलन 1971 में हुआ, लेकिन ये लागू हुआ 1975 में। ध्यान रखिएगा, 1975 में लागू होता है, 1971 में सम्मेलन होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारत शामिल कब हुआ? तो भारत 1982 में शामिल हुआ था। ध्यान रखिएगा, भारत 1982 में रामसर सूची का सदस्य बना था, ठीक है। अगला कह रहा है कि सबसे अधिक स्थल इस सूची में किस देश का शामिल है? तो ये यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का जो है वो सबसे अधिक स्थल इस सूची में शामिल है। सुंदरवन वेटलैंड, आप लोग नाम सुने होंगे, जो पश्चिम बंगाल में भारत में, तो सुंदरवन वेटलैंड जो है वो भारत का सबसे बड़ा रामसर सूची है। रेणुका वेटलैंड जो है वो सबसे छोटा है, ये रेणुका वेटलैंड आपका हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा है। जबकि हरिके बैराज जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ध्यान रखिएगा, तो हरिके बैराज जो है वो आपका एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि है, एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि है, ध्यान रखिएगा। और बाकी जो है आपका प्राकृतिक है। तो हरिके बैराज कृत्रिम है, सुंदरवन वेटलैंड सबसे बड़ा है और रेणुका वेटलैंड जो है वो सबसे छोटा है। तो समझिए कि ये आपका आर्द्र भूमि वेटलैंड से संबंधित बेसिक जानकारियां थी। आपका जो है सिर्फ करेंट तो एक ही था, लेकिन बाकी के जो है 10 क्वेश्चन ये आपका बेसिक क्वेश्चन थी, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपको हम बार बार कहते हैं कि इसमें करेंट के अलावा आपको बेसिक जानकारियां मिलती है, इसलिए आप बेसिक चीज को समझें और जानें, जो आने वाला जो भी परीक्षा होगा कभी भी, आज से 5 साल बाद भी, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए कि ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है आर्द्र भूमि, ठीक है। तो इतना आपका क्लियर है। अगला प्रश्न है गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार। गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार 2021, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा जगह कम था तो हम जो है वो लिखे हैं। गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो ये दिया गया आपको शिलोंग चैम्बर कायर को, शिलोंग चैम्बर कायर को और निरोध कुमार बरुआ को, शिलोंग चैम्बर क्वायर को और निरोध कुमार बरुआ को, ध्यान रखिएगा। ये शिलोंग चैम्बर कायर जो है वो कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा है, यानी कि कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा है, जिसकी स्थापना 2001 में किया गया, 1954 में आसपास किया गया था इसकी। तो कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा है ये, और इसी को जो है वो गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार 2021 दिया गया। और दूसरा निरोध कुमार बरुआ को दिया गया, जो कि लेखक हैं, और ये गोपीनाथ बारदोलोई पर किताब, बहुत सारे किताब लिखे हैं गोपीनाथ बारदोलोई पर। निरोध कुमार ये वर्तमान में जर्मनी में रहते हैं। तो इन दोनों लोगों को जो है वो गोपी बारदोलोई पुरस्कार दिया गया, जो कि राष्ट्रीय एकता और एक योगदान हेतु दिया जाता है। यानी कि गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता एवं योगदान हेतु दिया जाता है, और ये उपराष्ट्रपति द्वारा इस पर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, उन्हीं के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया, दिया गया शिलोंग चैम्बर क्वायर को और निरोध कुमार बरुआ को। ये जो पुरस्कार है गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार, ये असम का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये असम की सबसे बड़ी नागरिक सम्मान क्या? गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया। इसमें 5 लाख रुपया दिया जाता है और प्लस एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यानी कि गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार असम की सबसे बड़ी नागरिक सम्मान है, और यह सम्मान जो है वो असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलोई के नाम से दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। असम के पहले मुख्यमंत्री
गोपीनाथ बारदोलोई थे, उन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है, गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार। तो इस तरह से ध्यान रखिए, असम के संस्थापक गोपीनाथ बारदोलोई को माना भी जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये आपका गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार से संबंधित है, काफी महत्वपूर्ण है, इसको जो है वो आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से लिखे तो हुए हैं 9 ही प्रश्न, लेकिन क्या ये 9 प्रश्न है? 9 के अलावा हम बहुत बेसिक चीज को जाने, इसलिए आप सभी इसको ध्यान से देखें और अपने बेस को मजबूत करें। आप करेंट के साथ साथ आप बेसिक चीज को जानेंगे, समझेंगे, इसलिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसको देखें और शेयर करें, क्लास को जो है वो जितना हो सके आप क्लास शेयर करें और इसको फॉलो करें, और जो भी पीछे वीडियो गया है उसको भी रिवाइज करते रहें, आपका तैयारी बेहतर होगा। और मैं आपको जो है वो काफी शुभकामनाएं देता हूं कि आप मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो इस तरह से आज यहीं तक, और बाकी जो है अब आप मेहनत करते रहें, पीछे जो भी है स्टैटिस्टिक्स जीके, करंट सीरीज जो भी सब देखते रहें और अपना तैयारी बेहतर करते रहें। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। आज यहीं तक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।